हेलो एंड वेलकम टू अचीवर साइड डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमएस साइकोलॉजी सेकंड ईयर क्लिनिकल साइकोलॉजी के जो स्टूडेंट्स हैं, आपकी इजी नोट्स की प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें फर्स्ट पेपर जो आपके सिलेबस का है जिसका कोड है MPCE 011 और पेपर का नाम है साइकोपैथोलॉजी। इस इजी नोट्स के हम आज लास्ट पार्ट को कवर करेंगे जिसमें 24th टॉपिक से लेके 31 तक सभी टॉपिक आज इस वीडियो में कवर होंगे। अब जो आने वाले टॉपिक्स हैं, मेजर डिसऑर्डर्स आप पढ़ चुके हैं, अब जो आने वाले टॉपिक्स हैं वो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि बी सेक्शन में ज्यादा पूछे गए हैं। वैसे हमने ए सेक्शन अभी तक सारा कवर कर लिया है। बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर जिसे BPD भी कहते हैं, इस टॉपिक से हम शुरुआत करेंगे। ये समझ लीजिए कि जितने भी टॉपिक आज के इस वीडियो में आएंगे, छोटे छोटे ही सही, वो सभी इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि वो सेक्शन ए में किसी क्वेश्चन का सब पार्ट बन के भी आ सकते हैं, एडिशनल जो बन के आ जाता है क्वेश्चन, जैसे 3+7 6+4 इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो वहां भी जरूरत पड़ सकती है। फिलहाल बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमारा पहला टॉपिक है। ये एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसको हम इंटेंस इमोशनल इनस्टेबिलिटी, डिफिकल्टी इन रिलेशनशिप्स, इन सब से फाइंड आउट कर पाते हैं, इसके थ्रू फिगर आउट कर पाते हैं। तो इमोशनल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, रिलेशनशिप्स में लोगों को काफी डिफिकल्टी होती है और सबसे ज्यादा डिस्टॉर्टेड सेंस ऑफ सेल्फ होता है। बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ऑफ्टन एक्सपीरियंस एक्सट्रीम मूड स्विंग्स, इम्पल्सिविटी एंड फियर ऑफ अबडॉनमेंट which can lead to patterns of unstable relationship and self destructive behavior। जिनके अंदर बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, वो ज्यादातर अनस्टेबल रिलेशनशिप्स में और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव, खुद को हार्म करने की काफी कोशिश करते हैं। BPD के सिम्टम्स की बात करें तो आपने अभी सिम्टम्स को ही एक तरीके से पैराग्राफ में लिखा है, लेकिन और डिटेल में हम लिखेंगे। क्या क्या लिखेंगे? सबसे पहले तो इमोशनल इनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो जाए, अगर रिलेशनशिप में कोई इश्यू हो जाए, साथ रहने वालों के संग कोई बात हो जाए, तो वो बहुत जल्दी ट्रिगर करती है और वो प्रॉब्लम मूड स्विंग्स का फॉर्म ले लेती है और वो और बढ़ती चली जाती है। इन्हें इस बात का भी डर रहता है कि लोग इन्हें छोड़ देंगे, अकेले हो जाएंगे, और इसकी वजह से ये अपने आप को ऐसी सिचुएशंस में विजुअलाइज करती हैं और वो चीजें इनको स्ट्रेस देती हैं। रिलेशनशिप अनस्टेबल रहते हैं क्योंकि जब जिस चीज का डर होता है ना, वो दूसरे की तरफ से आए ना आए, हम उस डर के हिसाब से ही रिएक्शन कर बैठते हैं और इस वजह से जो यहाँ पे हम देखते हैं वो एक ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है जो इंटेंस और अनस्टेबल रिलेशनशिप का होता है। इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, जाहिर सी बात है, इम्पल्सिव बिहेवियर एक बहुत बड़ा इनका वो है, सिम्टम है, क्योंकि जितने भी आपने ऊपर के सिम्टम देखे उनका एक सिम्टम तो खुद ही इम्पल्सिव बिहेवियर ही है। ऐसे लोग खुद को हार्म करते हैं क्योंकि इन्हें अटेंशन चाहिए होता है, ये चाहते हैं कि लोग हमें थोड़ा केयर करें, प्यार करें, तो सुसाइडल बिहेवियर भी ये करने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा रहता है, खुद की इमेज को लेके, खुद के सेंस को लेके बहुत ज्यादा, सेंस ऑफ आइडेंटिटी को लेके बहुत ज्यादा डाउट रहता है इन्हें। फिर है क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, लगातार खालीपन की फीलिंग रहती है और इसकी वजह से भी बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर में देखने को मिलता है। अपने गुस्से को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आती है। अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि जितने भी इश्यूज हैं वो बिहेवियरल है, मैक्सिमम जो है वो इमोशनल तो है ही, ऑफकोर्स इमोशनल से ही बिहेवियर निकल के आता है, लेकिन इमोशनल के साथ साथ बिहेवियरल ज्यादा नजर आ रहे हैं, मतलब बाहर से बाहरी तौर पर नजर आने वाले हैं। तो जब BPD के कॉजेस की बात करेंगे कि तो वहां पे जेनेटिक, एनवायरमेंटल, न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स, ये सभी, चाइल्डहुड ट्रामा, अगर ये हमारे पास क्वेश्चन मान लीजिए थोड़ा बड़े में आ जाए तो आप इन्हीं टॉपिक्स को इलाबोरेट कर देंगे और मैं बहुत ज्यादा श्योर हूं कि आप कर लेंगे। पिछले 5 वीडियो देखने के बाद आप ये तो समझ गए हैं कि आंसर को किस तरह से लिखना है ना। ट्रीटमेंट की बात करें, जब इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो डायलैक्टिकल बिहेवियर थेरेपी इसके लिए काफी ज्यादा यूज होती है और ये इमोशंस को रेगुलेट करने में, रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए जरूरत पड़ती है। टॉक थेरेपी भी यहाँ पे जरूरत पड़ती है। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसलिए इस तरह से चल रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था डिल्यूजन, हेलुसिनेशंस में पर्टिकुलरली डिफरेंसेस कई बार पूछे गए हैं, तो आइए हम उन डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। डिफरेंसेस का मतलब ये हो गया, कभी भी किसी भी क्वेश्चन के आंसर में डिफरेंसेस लिखने हो तो 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो आप एक सिमिलर बेसिस पे, ग्राउंड पे लेफ्ट राइट कॉलम बना के आंसर कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, आप इसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि जिनके बीच में डिफरेंसेस पूछे गए हैं उनके बारे में अलग अलग पैराग्राफ में आप लिख दें। कुछ भी अंदर एक पैराग्राफ में मिक्सिंग मत करिए, या तो लेफ्ट राइट या अप डाउन, बस यही एक तरीका होता है डिफरेंसेस लिखने का। तो यहाँ पे अप डाउन में लिखा हुआ है, वैसे तो आप पढ़ के आए हैं मगर मैं फिर भी क्विक रिवीजन की तरह करा देती हूँ। डिल्यूजन और हेलुसिनेशन दोनों ही साइकोसिस के सिम्टम है, मैंने कहा था ये कॉमन भी होते हैं, लेकिन इनमें कुछ चीजें हमें डिफरेंट देखने को मिलती हैं। ये फॉल्स बिलीफ होते हैं दैट आर स्ट्रांगली हेल्ड डिस्पाइट एविडेंस टू द कॉन्ट्रेरी, इनका एविडेंस भी दिया जाए तो कोई नहीं मानता। यहाँ पे कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन होते हैं अंदर से, क्योंकि कहते हैं ना कि हमने किस तरह से समझाया था, मन का धोखा, मतलब दिल में कोई बात बैठ गई है, दिमाग ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है तो वो बदलेगी नहीं।
इसमें हम परसिक्यूशन काफी सारे टाइप देखे थे अपने ग्रेंजोर और जेलेसी भी देखते हैं। अगर पर्सन को ये बिलीव हो गया है कि कोई भी पर्सन उसका पीछा कर रहा है जिसके पास स्पेशल पावर है, तो इस तरीके की चीजें हम देखते हैं। ये हमारे थॉट प्रोसेसेस से रिलेटेड होते हैं और इनमें सेंसरी एक्सपीरियंसेस की कोई हमें जरूरत नहीं होती है, हमारे थॉट्स को ये अफेक्ट करते हैं। लेकिन हेलुसिनेशन की अगर हम बात करें तो ये ऐसे परसेप्शन को दिखाते हैं जो रियलिटी में प्रेजेंट होते ही नहीं है। सेंसरी एक्सपीरियंसेस का एक बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जितने 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं उनसे रिलेटेड ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी और गस्टेटरी, ये 5 होते हैं जो हमारे 5 सेंस ऑर्गन से होते हैं। अब यहाँ पे आके आपको हेलुसिनेशन के 5 टाइप के नाम भी याद रख सकते हैं आप, आसान होते हैं। सबसे कॉमन टाइप है ऑडिटरी, क्योंकि सुनाई सबसे ज्यादा देता है इंसान को, जहाँ पे पर्सन को ऐसा फील होता है कि वहां पे उससे कोई भी आवाज आ रही है। ये रियल होते नहीं है, लेकिन ये रियल परसीव होते हैं। ऐसा फील होता है हाँ किसी ने हमें आवाज दी, हाँ किसी कोई आवाज हमारे पास आई। ठीक है, कुछ की डिफरेंसेस की फॉर्म में और लिख सकते हैं, ज्यादा बनाना है तो, कि ये फॉल्स बिलीफ होते हैं, हेलुसिनेशन फॉल्स परसेप्शन होते हैं। मतलब बिलीफ और परसेप्शन, ठीक है, दो पे फोकस करेंगे। ये थिंकिंग को अफेक्ट करते हैं, ये सेंसरी एक्सपीरियंसेस को अफेक्ट करते हैं। ये थिंकिंग से ओरिजिनेट होते हैं, सेंसरी एक्सपीरियंस से ओरिजिनेट होते हैं। ये बिलीफ पर बेस्ड हैं, जो हमारे डिल्यूजन्स होते हैं, एंड आर नॉट सीन, हर्ड और फेल्ट। हेलुसिनेशन एक्सपीरियंस और रियल परसेप्शन पर बेस्ड होते हैं। तो दोनों ही जो है वो सिजोफ्रेनिया, बाइपोलर और बहुत सीवियर डिप्रेशन में हो सकते हैं। आ जाते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर। मेरे ख्याल से नार्सिसिस्ट टाइप की जो पर्सनालिटीज होती हैं वो हमें आसपास भी बहुत देखने को मिलती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके क्रॉस हम आते हैं, तो क्या होता है उसमें ऐसा देखेंगे। नार्सिसिस्ट टाइप के जो लोग होते हैं वो एक ऐसा पर्सनालिटी डिसऑर्डर एग्जिबिट करते हैं, परवेसिव पैटर्न ऑफ ग्रेंडियोसिटी। मैंने आपको परवेसिव डिसऑर्डर भी समझाए थे, तो आप समझ गए होंगे। अ नीड फॉर एडमायरेशन, लैक ऑफ एम्पैथी, किसी दूसरे की सिचुएशन को नहीं समझते। सेल्फ ऑब्सेशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा। Individuals with NPD often have an inflated sense of their own importance and a deep desire for attention and validation. इतने ऑब्सेस्ड रहते हैं खुद से कि इन्हें हर चीज खुद से ही एसोसिएट चाहिए होती है, और ये चाहते हैं कि जो भी हम हैं वो बिल्कुल वैसा ही हमें एक्सेप्ट किया जाए, उससे बेहतर समझा जाए, जो है उससे बेहतर समझे जाने की डिजायर रहती है इनके अंदर। कुछ चीजें इनके कैरेक्टर में देखने को मिलती है, जैसे ग्रैंडियोसिटी, कि सेल्फ इंपॉर्टेंस को बहुत ज्यादा चाहते हैं ये लोग, अपने अचीवमेंट्स और टैलेंट को ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं, जो है उससे बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत ज्यादा समझना, कहते हैं ना बहुत ज्यादा समझ रहा है कोई खुद को। प्रीऑक्यूपेशन विद सक्सेस, अपनी सक्सेस, अपनी फैंटेसी से इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं कि उसके आगे वो दूसरे को भी नहीं देखते। एडमायरेशन की नीड बनी रहती है, चाहते हैं हर कोई इन्हें तारीफ करता रहे। सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट, ये चाहते हैं कि इनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिले, ये जब कहीं जाएं तो इनको स्पेशली ट्रीट किया जाए, इनको स्पेशल समझा जाए। दूसरों को एक्सप्लॉइट करने में बहुत आगे रहते हैं ऐसे लोग, और दूसरों की प्रॉब्लम्स को बिल्कुल नहीं समझते। इनको बिल्कुल, इनके अंदर एरोगेंट बिहेवियर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। कॉजेस की बात करें तो इसका कॉज अननोन है, लेकिन ये माना जाता है कि जेनेटिक, एनवायरमेंटल, साइकोलॉजिकल फैक्टर के कॉम्बिनेशन से प्रॉब्लम्स निकली हैं। ठीक है, ट्रीटमेंट की बात करें तो साइकोथेरेपी होती है डिफरेंट टाइप की। सीबीटी आप देखेंगे ऑलमोस्ट हर एक चीज में आपको सीबीटी देखने को मिल जाती है, सीबीटी का यूज होता है। ओसीडी पे आते हैं। ओसीडी जो कि हम ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होते हैं, इसे थोड़ा अच्छे से समझ लीजिए ओसीडी क्या होता है। वैसे बहुत लोग जानते भी हैं ओसीडी के बारे में, फिर भी मैं बता दूं कि ओसीडी जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है। एक है ऑब्सेशन, यहाँ लिखा है, इसी को हाईलाइट कर देती हूँ, वैसे मैं लिखने जा रही थी। और दूसरा होता है कंपल्शन। ऑब्सेशन और कंपल्शन में क्या फर्क होता है? ऑब्सेशंस हमारे थॉट होते हैं और कंपल्शंस होता है उन्हें बिहेवियरल फॉर्म में करने की हमारी डिजायर। होता क्या है कि जैसे जिस पर्सन को ओसीडी होता है उस पर्सन को पहले थॉट आता है कि अगर मैंने हाथों को पानी में नहीं धोया तो शायद मेरे हाथों में कुछ गंदगी रह जाएगी, और फिर मैं जो भी काम करूंगा वो उसमें, खाना खाऊंगा या कोई भी चीज टच करूंगा तो उसमें वो गंदगी चली जाएगी। तो ऐसा पर्सन क्या करता है, हर दूसरी चीज के बाद हाथ धोता रहता है। हैंड वॉशिंग एक बहुत छोटा एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे हैं। कुछ लोग अपनी स्किन पिकिंग भी करते हैं, ऐसे करके बहुत सारे टाइप के ओसीडी होते हैं, पर वो एक्सट्रीम हो जाते हैं। लेकिन ऑब्सेशन, आपने ऑब्सेशन वर्ड तो ऐसे भी सुना है, कहते हैं ना सेल्फ ऑब्सेस्ड है बहुत ज्यादा। तो सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन क्या करता है, खुद के बारे में सोचता है और फिर वैसी चीजों को हमेशा दिखाता रहता है। यही तो होता है सेल्फ ऑब्सेशन में, तो वही चीज है। ऑब्सेशन का मतलब होता है ऐसे थॉट्स, जिन इंट्रूसिव थॉट्स बल्कि हम ये कहेंगे, जो पर्सन जानबूझकर नहीं सोचना चाहता है, वो आते हैं उसके माइंड में क्योंकि एक डिसऑर्डर है। राइट, अपने बारे में सोचना बुरा नहीं है, लेकिन कुछ भी ऐसी चीजों को सोचना जिस चीज से हमारा माइंड इतना ऑक्यूपाई हो जाए कि हम चाहकर भी दिमाग ना हटा पाए। हाथ धोने वाले प्रोसेस में भी यही होता है, हैंड वॉशिंग में। उसके बाद जो कंपल्शन होता है वो कंपल्सरी को दिखाता है कि ये काम करना उसको बहुत कंपल्सरी फील होता है, तो वो उसको काम को करने ही करने लगता है। जब दोनों मिल जाते हैं तो ओसीडी बन जाता है।
वैसे ऑब्सेशन और कंपल्शन दोनों ही अपने आप में एक प्रॉब्लम होती है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिए कि ऑब्सेशन तो अकेले हो सकता है, कंपल्शन अकेले नहीं हो सकता। कंपल्शन हमेशा ऑब्सेशन के बाद आता है। पहले कोई थॉट आया, ट्रिगर किया, उस थॉट के बारे में हमने एग्जीक्यूशन शुरू कर दिया, तभी वो कंपल्शन है। तो वो आएगा तभी जब ऑब्सेशन होगा किसी चीज का। तो ओसीडी के केस में ऑब्सेशन और कंपल्शन दो चीजें हमें दिखती हैं। अब ओसीडी है क्या? एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंट इंट्रूसिव थॉट्स, जिनको हम ऑब्सेशन कहते हैं, और रेपिटेटिव बिहेवियर या मेंटल एक्ट्स, जिनको हम कंपल्शन कहते हैं, that the individual feels compelled to perform. These symptoms can cause significant distress and interfere with daily functioning. लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है जिनको ओसीडी होती है, और ओसीडी में पर्सन चाहता नहीं है फिर भी वो काम करता है, क्योंकि उसका माइंड ये कहता है कि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो कुछ ठीक नहीं है, उसको अंदर से फीलिंग आती रहती है। ओसीडी के सिम्टम्स में ऑब्सेशन और कंपल्शन दो चीजें होती हैं। यहाँ पे रिकरेंट और अनवांटेड थॉट्स आते रहते हैं, कुछ ऐसी इच्छाएं आती रहती हैं अंदर से, और कुछ ऐसी इमेजेस बनती रहती हैं जो एंग्जाइटी देती हैं। उस एंग्जाइटी को शांत करने के लिए हम ऑब्सेशन से कंपल्शन की तरफ आते हैं। पर्सन को लग सकता है कोई फियर ऑफ कंटामिनेशन हो सकता है, किसी के हार्म करने का फियर आ सकता है, किसी भी टाइप का डिल्यूजन यहाँ पर हो सकता है ऑब्सेशन में, समझिएगा। और उस डिल्यूजन को सेटिस्फाई करने के लिए पर्सन कंपल्शन करने लगता है। अब उसी से जुड़ा हुआ वर्क वो करेगा, रेपिटेटिव बिहेवियर बार बार लगातार उस काम को करने लगेगा, जो हमें दिखेगा। हमें ऑब्सेशन नहीं दिखता, वो दिखता किसके थ्रू है? कंपल्शन के थ्रू दिखता है, तभी वो ओसीडी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, वॉशिंग हैंड्स रिपीटेडली, चेकिंग लॉक्स, मेंटली काउंटिंग टू रिड्यूस एंजाइटी। कुछ लोग कोई चीज को बार बार चेक करते रहते हैं, लॉक को बार बार चेक करना। देखिए, सेफ्टी के लिए कर रहे हैं वो एक ठीक बात है, लेकिन लगातार किसी के हैबिट में भी होता है इस तरीके की चीजें करना, वो ठीक नहीं होता है। ओसीडी के कॉजेस की बात करें तो ये एक अनक्लियर है हमारे सामने कि क्या हुआ होगा, लेकिन कुछ ब्रेन रीजन में होने वाली एब्नॉर्मेलिटी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे कि ऑर्बिटोफ्रंटल कॉर्टेक्स और कॉर्डेट न्यूक्लियस आर बिलीव टू प्ले अ रोल। फैमिली हिस्ट्री की वजह से भी हो जाता है, जिनकी फैमिली में ये रहता है पहले से तो हो सकता है, और ट्रॉमेटिक इवेंट्स की वजह से भी हो सकता है। ओके, सिम्टम्स को और ज्यादा बुरा कर देते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो सीबीटी है, एक्सपोजर थेरेपी होती है, मेडिकेशंस भी होते हैं इसके लिए, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स भी दिए जाते हैं, ये सब इसके लिए दिए जाते हैं, ठीक है, ओसीडी के लिए। ओसीडी लॉन्ग में तो एज ऑफ नाउ नहीं पूछा गया है, इसीलिए मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बनाया है। बायोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर कॉजिंग ओसीडी, अगर दोनों टॉपिक मिल जाएं तो एक छोटा लॉन्ग बन सकता है। छोटे लॉन्ग का मतलब ये हो गया कि कभी कभी 2+4+4 भी कर देते हैं, तो उसमें कोई दो पार्ट 2+4, या फिर 6+4 में 6 मार्कर का ही बन सकता है, या सेक्शन बी में भी आ सकता है, दोनों मिला के। तो इसके कॉजेस को और पूछा गया, अलग से पूछा गया है, तो अलग से हमने बात कर ली कि बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल फैक्टर क्या है जो ओसीडी के हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो यहाँ पे जेनेटिक्स एक रोल प्ले करता है अपना। उसके बाद ब्रेन स्ट्रक्चर और फंक्शन है। जेनेटिक्स में वही चीजें आएंगी जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। स्टडीज हैव शोन इफ आइडेंटिकल ट्विन हैज ओसीडी, तो दूसरे को भी 50 to 80% चांस रहते हैं, मतलब जेनेटिकली तो ये पास होता ही है, अभी हमने पढ़ा ही था। फिर ब्रेन स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये थोड़ा सा आपको और स्पेसिफिकली, जब अभी हमने नाम लिया था ना, इन नामों को आप थोड़ा सा और ध्यान करके रखेंगे, थोड़ा याद रख लीजिएगा, जिससे कि आपके आंसर थोड़े इफेक्टिव लगे, कि इनकी वजह से इमोशनल रेगुलेशन, रेपिटेटिव बिहेवियर इनकी वजह से होते हैं डिसीजन मेकिंग। तो ये जो हमारे ब्रेन के रीजन होते हैं, इन रीजन्स की वजह, इनमें कोई नॉर्मेलिटी आने की वजह से पर्सन की कौन कौन सी चीजें अफेक्टेड होती हैं? डिसीजन मेकिंग, जब वो डिसाइड नहीं कर पाएगा, कंफ्यूज रहेगा, तो वो उस काम को करने का ही सोचेगा। इमोशनल रेगुलेशन, रेपिटेटिव बिहेवियर, ठीक। न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं डिफरेंट ब्रेन केमिकल्स हमारे, अगर उनमें कोई इम्बैलेंस हो जाएगा तो प्रॉब्लम होगी। ये लाइन तो मुझे लग रहा है 6 वीडियो में मैं शायद 60 टाइम्स बोल चुकी हूँ। फिर ऑटो इम्यून हाइपोथेसिस, ये एक डिफरेंट बात हो गई यहाँ पे। सम केसेस ऑफ ओसीडी पर्टिकुलरली इन चिल्ड्रन माइट बी ट्रिगर्ड बाय इन्फेक्शंस लाइक streptococcal infections leading to pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections। ये कुछ इश्यूज होते हैं जो इसका पार्ट हो सकते हैं, वजह हो सकते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर में कुछ कॉग्निटिव थ्योरीज हैं, वो ये कहती हैं कि कुछ मैलरेप्टिव थॉट पैटर्न की वजह से भी ऐसा हो जाता है, मतलब पर्सन के सोचने समझने का तरीका, नेगेटिव थॉट पैटर्न वालों के साथ भी होता है ऐसा, और जब होता है तो वो केसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। पर्सन को, जो लोग सेल्फ डाउट करते हैं या फिर जो लोग बहुत ज्यादा डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं, उनके साथ भी ये चीजें होती हैं। लर्निंग एंड कंडीशन, कंपल्शन कैन बी रीइंफोर्स्ड थ्रू नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, परफॉर्मिंग अ रिचुअल रिड्यूसेस द डिस्ट्रेस कॉज्ड बाय एन ऑब्सेशन, थस स्टैंडिंग द कंपल्शन बिहेवियर। कंपल्शन को रीइंफोर्स किया जा सकता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की हेल्प से। यहाँ पे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का हेल्प से हम बिहेवियरल टेक्निक अप्लाई करके इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर सकते हैं। स्ट्रेस और ट्रॉमा की वजह से भी होता है, ये भी हमने पॉइंट पहले पढ़ लिया है। लेकिन कुछ लोगों के पर्सनालिटी ट्रेट्स ही ऐसे होते हैं, जो ज्यादा न्यूरोटिक टाइप के लोग होते हैं,
वो वही चीज़ों को उसी नज़रिए से देखते हैं जिसकी वजह से ओसीडी उनके अंदर डेवलप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ये सारे पॉइंट हैं जो हमने समझा। एक पॉइंट है जो काफ़ी शुरू में होना चाहिए था, लेकिन इसको हम एंड में जोड़ दिया है क्योंकि मुझे लगा कि ये भी होना चाहिए आपके पास पॉइंट, कि एंशिएंट सुपरनैचुरल बिलीफ क्या है साइकोपैथोलॉजी के कॉजेज और ट्रीटमेंट के। तो ये टॉपिक हमने शुरू में पढ़े थे वैसे तो, मतलब साइकोपैथोलॉजी के बारे में, लेकिन यहाँ पर भी हम उसको जोड़ दिया है हमने, तो उसे पढ़ लेते हैं कि क्या क्या कॉजेज सुपरनैचुरल बिलीफ थे। आपको पता है सुपरनैचुरल बिलीफ वो होते हैं जो इन बातों में विश्वास करते हैं कि कैसे डिमॉन्स, भूत प्रेत, ये सब चीजें जो होती हैं एबनॉर्मेलिटी को बर्थ देती हैं। तो एंशिएंट कल्चर में सुपरनैचुरल बिलीफ वर ऑफ्टन इन्वोक्ड टू एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ साइकोपैथोलॉजी। मेंटल डिसऑर्डर्स वर टिपिकली व्यूड एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सटर्नल सुपरनैचुरल फोर्सेज। ये माना जाता था कि ये मेंटल डिसऑर्डर्स को कोई साइंटिफिक नहीं मानता था, सब ये माना जाता था कि ये बायोलॉजिकल साइकोलॉजिकल फैक्टर की वजह से नहीं है, बल्कि कोई आत्मा किसी में आ गई है, कोई भूत किसी में आ गया है, जादू टोना टाइप की जो चीजें होती है उनमें लोग बिलीव करते थे। तो उस टाइम पर जो कॉजेज थे वो भी वैसे ही टाइप के थे, राइट। क्या मानते थे वो? कहते थे कि कोई इंसान जो गलत काम करेगा उसके ऊपर गलत, उसको सजा मिल रही है, किसी ने गलत किया है तो वो उसकी सजाएं उसमें निकल रही है, इस तरीके की थॉट। मेंटल इलनेस वाज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट फ्रॉम गॉड एंड इमॉर्टल बिहेवियर और सिंस। आपके गुनाहों की सजा जो है वो है ये, ठीक है। ग्रीक और रोमन्स में, एंशिएंट ग्रीक और रोमन में मानते थे कि ये मेंटल डिस्टर्बेंस जो है वो डिवाइन ब्रेथ से कनेक्टेड है। पोजीशन बाय स्पिरिट्स और डिमॉन्स, मैनी कल्चर, कई कल्चर में माना जाता है कि मेंटल इलनेस जो है वो यही इसी का दूसरा फॉर्म बदल दिया है कि इविल स्पिरिट्स, डिमॉन्स, इनकी ये वो पावरफुल फोर्सेस हैं जो हम पर आ गए हैं, हमारे अंदर आ गए, जिसकी वजह से ऐसा बिहेवियर हो रहा है। एस्ट्रोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस का बहुत ही ज्यादा रोल माना जाता है, माना जाता था, अब तो नहीं, हालांकि लोग एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं, पर एस्ट्रोलॉजी इज मोर साइंटिफिक दीज डेज। पर पहले एस्ट्रोलॉजी का भी लोग इसी तरीके से यूज करते थे कि कोई प्लैनेट के मूवमेंट से पर्सन की बॉडी इतना ज्यादा जो है वो उसके आउट ऑफ कंट्रोल हो गई है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन अपने घर से उठ के चल देता है, बहुत सारे इस तरीके के भी डिसऑर्डर होते हैं, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर होते हैं जो, तो डिसोसिएशन में क्या होता है, पर्सन डिसएसोसिएट हो जाता है, अपनी खुद से भी वो जो है वो बाहर निकल जाता है, जिसमें डीपर्सनलाइजेशन और डीरियलाइजेशन जो आपने पढ़े थे, जो मैंने समझाए थे आपको प्रीवियस वीडियो में, वो डिसोसिएटिव डिसऑर्डर के ही टाइप हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये मानते हैं कि उसका जो है कोई ये वाला जो प्लैनेट है वो सही से काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो अपनी फैमिली से कनेक्ट नहीं रह पा रहा है, वो अपने घर एक जगह नहीं रुक पा रहा है, उसका मूवमेंट नहीं रुक रहा है। तो एग्जाम्पल के लिए जो कि इस तरीके के बिलीफ माने जाते थे इस टाइम पर, साइकोपैथोलॉजी में ट्रीटमेंट भी बड़ा गजब का होता था कि एक्सोर्सिज्म। एक्सोर्सिज्म में क्या माना जाता था कि ऐसा रिचुअल होता था जिसमें ये माना जाता था कि जो प्रेयर कराने वाले हैं, बाबा, ओझा, ये सब लोग जो होते थे, ये पर्सन के अंदर से भूत निकाल देते थे, जितने भी इस तरीके के इन्फ्लुएंसेस होते थे वो निकालने का काम उन लोगों का होता था। तो उसी को एक्सोर्सिज्म कहते थे। डिफरेंट रिचुअल्स होते थे। ये भी माना जाता था अगर आप कुछ सैक्रिफाइस कर देंगे और ऑफरिंग्स देंगे, मतलब कुछ गॉड को देंगे, तब आपके संग तब ये चीजें जो आपकी वो हील हो सकती हैं। अभी शैतान मूवी एक आई थी, काफी टाइम हो गया वैसे तो, 1 साल से ज्यादा हो गया है। तो शैतान मूवी में यही सब था, आपने देखा होगा कि वो एंड में क्या करते हैं, बहुत सारे लड़कियां इकट्ठी होती है, जाने क्या हो रहा होता है उसमें, वो ये इसी टाइप की चीजों को दिखाया गया है, ठीक है। फिर आता है ट्रिपैनिशन। इन सम एंशिएंट कल्चर्स अ मेथड कॉल्ड ट्रिपैनिशन और ड्रिलिंग अ होल इन द स्कल वाज बिलीव्ड टू रिलीज इविल स्पिरिट्स और प्रेशर कॉजिंग द मेंटल इलनेस। तो ये भी एक मेथड पहले होता था, किस किस तरीके की चीजें होती थी आप देखिए, उसके बाद तो इंसान बचेगा ही नहीं। नेक्स्ट है हमारा चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर। चाइल्डहुड डिसइंटीग्रेटिव डिसऑर्डर, जिसको हम सीडीडी भी कहते हैं, ये ऑटिज्म का एक पार्ट माना जाता है। मतलब पार्ट का मतलब हो गया एज अ सिम्टम देखा जाता है, इसीलिए तो जब हम उसके टाइप में या सिम्टम में देख रहे थे पहले DSM-5 में, इससे रेयर और सीवियर कंडीशन है जिसमें डेवलपमेंट का लॉस होता है। क्यों? अगर चाइल्डहुड में हो रहा है, पहली बात तो डेवलपमेंट फेज में हो रहा है, दूसरी बात ये भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर माना जाता है ना। ये क्या है? ये भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑटिज्म भी एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो इम्पैक्ट हो जाती है। कैसे कैसे होती है? कॉज सिम्टम्स में देखेंगे, मोटर स्किल्स में लॉस देखने को मिलता है, चिल्ड्रन में लॉस प्रीवियसली एक्वायर्ड एबिलिटी सच एज वॉकिंग और कोऑर्डिनेशन, लैंग्वेज की स्किल्स में लॉस हो सकता है, इस तरीके के लॉसेस देखने को मिलते हैं। सोशली विड्रॉल ले लेता है पर्सन, रेपिटेटिव बिहेवियर करता है, डिटोरिएशन इन प्ले और सेल्फ केयर स्किल्स, इन कुछ स्किल्स में बच्चे के अंदर आप अगर ये पॉइंटर्स ध्यान रखेंगे, फिर आपको पता है क्या लिखना है, आपको अच्छे से पता है कि अगर सोशली विड्रॉल हो रहा है तो बच्चा क्या करेगा, विल नॉट कम्युनिकेट विद पीयर्स, वुड नॉट लाइक टू बी विद अराउंड विद फैमिली पीपल। तो ये सब चीजें आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, एग्जैक्टली रट कर तो आप वैसे भी नहीं जाने वाले हैं, राइट। तो ये सिम्टम्स क्लियर हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। कॉजेस की बात करें तो अभी तक अननोन है, लेकिन जेनेटिक म्यूटेशन और एबनॉर्मेलिटी से, इसको ब्रेन एबनॉर्मेलिटी से कनेक्ट किया जाता है। माना जाता है कि कुछ ट्रॉमा इन्फेक्शंस की वजह से भी इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। ट्रीटमेंट जो है वो बिहेवियरल थेरेपी ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चों के साथ में और कोई ज्यादा बड़ी थेरेपी तो आप अप्लाई नहीं करेंगे अंटिल अनलेस केस किस तरीके का है, तो बिहेवियरल थेरेपी यहाँ पे यूज होती है। लास्ट टॉपिक है हमारा चाइल्डहुड डिप्रेशन। ये भी कुछ पूछा गया है। लास्ट टॉपिक है ये 31। चाइल्डहुड डिप्रेशन इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन जिसमें बच्चे जो होते हैं वो परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ सैडनेस, होपलेसनेस, इरिटेबिलिटी फील करते हैं। देखिए डिप्रेशन में जो भी फील होता है ना वो इसमें भी फील होता है, लेकिन बच्चे बच्चे जो होते हैं उसको वैसे एक्सेप्ट कहना चाहिए कि एक्सप्रेस नहीं कर पाते, सॉरी, एक्सप्रेस उस तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो उनके बिहेवियर में वो चीजें दिखती हैं, जैसे कि मूड फ्लक्चुएशन ज्यादा होना और बच्चे की इमोशनल, सोशल, एकेडमिक डेवलपमेंट पे उसका सीधा सीधा फर्क आता है। बच्चे की तो एकेडमिक डेवलपमेंट के थ्रू बहुत सारी चीजें परसीव हो सकती हैं। यहाँ पे लगातार उदासी बनी रहती है, क्योंकि डिप्रेशन है तो रहेगा ही। इरिटेट होता है बच्चा, किसी भी काम को करने का उसका मन नहीं करता। स्लीप और एपेटाइट में उसके फर्क दिखने लगता है। लो एनर्जी पे चला जाता है, तो एक्टिविटीज में भी काफी लो हो जाता है। एकेडमिक परफॉर्मेंस पुअर हो जाती है। सोशल विड्रॉल हो जाता है। फिजिकल कंप्लेंट्स वो करने लगता है, हेडेक, स्टमक एक, इस तरीके की चीजें बताता है कि उसको प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, ये वही सब सिम्टम्स हैं जो डिप्रेशन में किसी को भी होते हैं। वो चाइल्डहुड डिप्रेशन नाम है, तो मतलब बच्चे को क्या क्या डिप्रेशन में फील होता होगा आप समझ सकते हैं। चाइल्डहुड डिप्रेशन बहुत एक्सट्रीम सीवियर नहीं होता है, क्योंकि वो उस लेवल तक नहीं पहुंचता है बच्चे को, क्योंकि बच्चा है। ऐसा नहीं कि इसका कोई एक्सट्रीम सीवियर केस होता नहीं है, सीवियर केस भी होते हैं, लेकिन जनरली जो है वो ट्रीट हो जाता है विद टाइम। और बाकी इसके जो रीजन है वो जेनेटिक, बायोलॉजिकल, एनवायरमेंटल, यही सब है जो आपने पहले डिप्रेशन में पढ़े हैं, वही सब पॉइंट्स हैं। और ट्रीटमेंट की बात करें तो साइकोथेरेपी दी जाती है बच्चों को, प्ले थेरेपी दी जाती है, फैमिली थेरेपी और सीबीटी तो है ही। इसके अलावा मेडिकेशंस की जरूरत तब पड़ती है जब ये चीज थोड़ी ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। आज के जो टॉपिक्स थे वो आपने देखा कि जितने भी टॉपिक थे वो छोटे छोटे थे, क्योंकि वो छोटे छोटे पूछे गए हैं, तो उसी हिसाब से नोट्स में उनको वैसे सेट किया गया है। क्योंकि आप हमने इस पूरी सीरीज में जितने भी आपको वीडियोस मिलेंगे, वर्ड लिमिट का बहुत ध्यान रखा है कि प्रीवियसली क्वेश्चन को कितना ज्यादा पूछा गया है, किस किस टॉपिक में पूछा गया है। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जो लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आया है, तो उसको हमने लॉन्ग में रखा है, जिससे कि कोई चीज छूटे ना। बहुत ध्यान से सभी चीजों को रखते हुए ये नोट्स बनाए गए हैं, और काफी कम है। अगर आप देखें तो ये हमारा 6th और लास्ट वीडियो था। 6 वीडियो में एक पेपर कंप्लीट करना अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। एग्जामिनेशन से एक दिन पहले आप सिर्फ एक रिवीजन करेंगे, बल्कि 6 एपिसोड, 7 एपिसोड, 8 एपिसोड तक की तो हम लोग एक सीरीज देख लेते हैं एक रात में। तो दिन छोड़िए, सिर्फ एक रात काफी है पूरा पेपर कवर करने के लिए। पर ऐसा मत करिएगा, मैं तो ये कह रही हूँ, आप बहुत पहले से तैयारी करिए, और उसके बाद जितनी भी चीजें और आप इसके बाद बची हुई चीजें वो भी पढ़ना चाहेंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। ये पेपर तो है ही नॉलेज वाला। तो चलिए इसी के साथ मैं बोलती हूँ आप सभी को ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए। जब भी आप पेपर दें बहुत अच्छा दें, और कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताइएगा। अब आपसे मेरी मुलाकात होगी MPCE 012 के वीडियोस में। वहां भी हमारे जो वीडियोस हैं वो इतने ही रहेंगे और इतने ही टाइम लिमिट के रहेंगे। ये वीडियो तो काफी छोटा था, फिर भी आज हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।